हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे ही है। उसका एक अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना फॉर्मेट के ऊपर, है ना। कुछ सिग्निफिकेंस करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो में क्या है, अभी देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है। फिर ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के कुछ कॉन्ट्रास्ट में भी कुछ पढ़ेंगे और एक लास्ट में एक एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जांपल हमारा लास्ट में होता है, वो हमारा करके हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इसके आगे हमको और कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ना। आपके पेपर में इतना ही रेलिवेंट है, इतना ही पढ़ना, और इतना ही मैंने बहुत डिटेल में उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, जब हम एमसीक्यू सीरीज अपनी चलाएंगे, वहां पे जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अच्छे खासे वहां पे हम क्वेश्चन निकालेंगे, हाथ से निकालेंगे, लंबे लंबे बड़े चौड़े क्वेश्चंस निकालेंगे। हालांकि आई नो, मुझे पता है आपके पेपर में वो टेस्ट नहीं होंगे, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए हमको वो करना पड़ेगा। और बेटा, ये आपके पेपर रियल लाइफ आपका क्या एग्जाम है क्या? आपका ऐसा चलेगा क्या? एग्जाम के हिसाब से चलेगा? रियल लाइफ में तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नो डाउट बनाना नहीं है, क्योंकि वो एक सीपीए का काम है। लेकिन उसका एनालिसिस जब तक आपको बनाना ही नहीं आएगा तो आप उसकी चीजें समझोगे क्या? अरे शेफ है, वो डिश को जज करता है, ये अच्छा है, ये बड़ा है, इसमें टेस्ट ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया। बेटा, उसको लेके पहले बनाना भी तो आना चाहिए, तभी तो जज करेगा। तो यही है, ठीक है। उसकी नॉलेज, उसके पीछे की साइंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है। आज हम इसका एक फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, है ना। आज मैं आपको इसका एक फॉर्मेट पढ़ा देता हूँ। क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, अलग से अगर ऐसे भी क्वेश्चन में आगे के बनाओ तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मेट बेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट अगर आप नहीं बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, कटने के चांसेस हैं मार्क्स के। पहले हमेशा आपको पता है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक मैंने प्रोफार्मा बना रखा है। उसमें सबसे पहले आप इनफ्लोज लिखेंगे, है ना। सबसे पहले आपको पता है, अच्छा ये जो फाइनल आंसर आएगा आप लोगों को पता है ये नेट अमाउंट आता है। नेट शब्द सुनते ही आपको कुछ पता, आपके माइंड में कुछ आ जाता है, नेट मतलब ये नेट है, मतलब किसी ग्रॉस अमाउंट से कुछ ना कुछ कट कट कटा के आ गया होगा, है ना। एक ग्रॉस अमाउंट होगा, उसमें से कुछ कट कटा के आया होगा, तो जाके जो एक फाइनल रिमाइंडर अमाउंट होता है उसको नेट अमाउंट बोलते हैं। मतलब एक ग्रॉस अमाउंट होगा, उसमें से कुछ कट गया होगा, मतलब कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, यही है बेटा, इसलिए नेट अमाउंट है। कैसे? क्योंकि कुछ आइटम्स होंगी जो प्लस वाली होंगी, मतलब कुछ होगी, ये देखो ये सारी की सारी प्लस आइटम्स है, ये सारी की सारी बेटा प्लस आइटम्स है। इनमें से फिर हमने कुछ माइनस वाली आइटम्स रख दी, ये सारी की सारी बेटा माइनस हो गई। तो ये जो प्लस आइटम्स थी, इसमें से जो हमने माइनस करा, ये जो फाइनल अमाउंट आया, इसको हम नेट अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी लेक्चर के अंदर, अभी हमने बताया ना, अभी 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 तो डिस्कस करा हमने, है ना। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओके। मुद्दा आज हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आज हमको ये पढ़ना है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लो लिखा है। अब ये सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लो मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं बेटा। देखिए, एक पॉजिटिव कैश फ्लो होता है और एक नेगेटिव सीएफएफ। सीएफएफ की फुल फॉर्म ये होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बेटा, पॉजिटिव सीएफएफ के भी सिग्निफिकेंस और नेगेटिव सीएफएफ के भी सिग्निफिकेंस है। आपको जान के हैरानी होगी। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस मतलब ये जो फाइनल आंसर आपका है, ये वाला, ये फाइनल आंसर जो है ये पॉजिटिव में आए। नेगेटिव सीएफएफ मतलब ये जो फाइनल आंसर है बेटा ये नेगेटिव में। अब इन दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। मतलब एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इसको देखेगा तो इन दोनों के अपने अपने निष्कर्ष निकल के आएंगे, अपने अपने कंक्लूजन है, और दोनों ही अपने अपने पॉजिटिव्स लेके आते हैं इन द आईज ऑफ इन्वेस्टर और यूजर ऑफ सीएफएफ। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं मतलब मेरा क्या है, बताने क्या बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सर क्या बात हुई। सिग्निफिकेंस दोनों का ही इंपॉर्टेंस है, हाँ बेटा दोनों का ही इंपॉर्टेंस है। पहला, पॉजिटिव सीएफएफ में आ जाते हैं। अगर आपका सीएफएफ पॉजिटिव है, बेटा अभी क्या लिखा है देख लेंगे, बात बड़े ध्यान से सुनो। पॉजिटिव सीएफएफ कब आएगा? अरे सीएफएफ कब आएगा पॉजिटिव? जब आपकी इनफ्लोज ज्यादा होंगी आउटफ्लो से। पॉजिटिव सीएफएफ आपका बेटा तब ही आएगा जब आपकी जो इनफ्लोज होंगी ना, वो आपकी आउटफ्लो से ज्यादा होंगी। तो बट ऑब्वियस है, तो इसका मतलब इनफ्लोज कब होंगी? इनफ्लोज के बहुत एग्जांपल होते हैं, जैसे आपने शेयर मार्केट से उठा लिया, आपने शेयर मार्केट से पैसा उठा लिया, आपने डिबेंचर इशू करके पैसा उठा लिया, आपने बॉन्ड्स इशू करके पैसा उठा लिया, आपने लोन्स एंड बोरिंग से करके पैसा उठा लिया। यहाँ पे इनफ्लो आ रही है, मतलब डेट वगैरह आ रहा है, इक्विटी आ रहा है, ये सब है, कैपिटल रेज होगी। मतलब सीधी सीधी बात है, आप कैपिटल रेज कर रहे होगे, सीधी बात है। तो यहाँ पे ये तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेटा? इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है, नो डाउट। आपके पास यहाँ पे पैसा आ रहा है, अच्छी बात है पैसा आ रहा है, लेकिन कैपिटल भी तो रेज हो रहा है। मतलब और आप कैपिटल क्यों रेज करते होंगे?
कैपिटल बेटा आप इसलिए रेस करते हो क्योंकि आपको ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, आपको अपना धंधा आगे बढ़ाना है, आपको पैसे की जरूरत है, क्योंकि बेटा ग्रोथ एक्सपेंशन कर रहे हो, धंधा आगे बढ़ा रहे हो, अभी एक ब्रांच खोली है, एक और ब्रांच खोलनी, तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत है, आगे डोमेस्टिक में चल रहे हो, इंटरनेशनल ऑपरेशन खेलने, उसके लिए कैपिटल की जरूरत है, इसलिए आपका इन्फ्लो ज्यादा से ज्यादा आ रही है, तो इसकी वजह से आपकी पॉजिटिव सीएफएफ आ रही है। एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, ये आपके सीएमए का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके ऐसे में क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपके ऐसे में बताओ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब आते हैं। देखिए आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहा है, थोड़ी बात की गहराइयों को समझने की कोशिश करिए। आपके पेपर में एमसीक्यूज, आपके पेपर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कम है बेटा, आप प्रैक्टिकल ढूंढ रहे हो, प्रैक्टिकल खेलना तो सीपीए में चले जाओ, अगर इतना प्रैक्टिकल खेलना है सीएफए में चले जाओ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल नहीं, केस बेस होता है, एनालिटिकल बेस होता है, आपको चीजों को एनालाइज करना चाहिए, उसमें जजमेंट देना आना चाहिए, डिसीजन है ना। अरे आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके टॉप लेवल पे बैठोगे तो डिसीजन ही तो लोगे, तो वो आपको यही बता रहा है, इसमें डिसीजन बताओ क्या है फायदा, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव। आपके सामने एक सीएफएफ किसी ने लग दी, अकाउंटेंट ने लाके लग दी, उसमें आपकी पॉजिटिव सीएफएफ आई हुई है, अब उससे क्या निष्कर्ष निकालें, क्या सोचें उससे, ये आपका काम है। तो बेटा यही तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये इसलिए आपके पेपर, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये वाला पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सीएफएफ वगैरह तो कोई भी बना लेगा, तो सीपीए भी बना लेगा, समझने की कोशिश करो, इसलिए ये हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको तो आपको बहुत अच्छी तरह करना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लोज। पहला, अ पॉजिटिव, पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अ पॉजिटिव सीएफएफ मींस दैट अ कंपनी हैज रेज्ड मोर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देन इट इज पेड आउट। ऑब्वियसली बेटा पॉजिटिव कब आएगा, जब आपकी इनफ्लोज ज्यादा होंगी आउटफ्लोज से, जब आपकी इनफ्लोज ज्यादा होंगी इन आउटफ्लोज से, ये जितने भी आउटफ्लोज हैं, ये वाली आपकी इनफ्लोज है, ये आउटफ्लोज है, ये इनफ्लोज आपकी बहुत ज्यादा है आपकी आउटफ्लो से, तो बट ऑब्वियस है, इसका मतलब आपने पैसा उठाया होगा, जैसे प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके, इशू ऑफ शेयर करके, डिबेंचर से करके, बैंक बोरिंग से लोन लेके, रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह करके, तो आपके पास पैसा आ गया बेटा। Strengthening capital, अच्छा पहला ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अ कंपनी माइट बी इशूइंग न्यू शेयर्स और टेकिंग और डेट टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स। अब कंपनी को बेटा कुछ फाइनेंस करने नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसने क्या करा, शेयर इशू कर दिया, डेट इशू कर दिया, बिजनेस एक्वायर करना होगा इन सब पर्पसेस के लिए। अरे किसी सामने वाले बिजनेस को खरीदना है, अब पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, आप सामने वाले बिजनेस तभी खरीद सकते हो जब या तो आप उसकी पूरी एसेट्स खरीद लो, या उसके मार्केट में जितने भी शेयर्स घूम रहे हैं उसके 51% के मालिक बन जाओ। तो बेटा ये चीजें तो आप तभी खरीदोगे ना जब आपके पास पैसा होगा, तो उन पैसों को खरीदने, उन पैसों का जुगाड़ करने के लिए आप क्या करोगे, या तो लोन लोगे या अपने शेयर इशू करोगे मार्केट में, और एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन। दिस इज अ कॉमन एंड ऑफ्टन नेसेसरी एक्टिविटी फॉर स्टार्टअप्स एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनीज दैट नीड टू स्केल। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अभी हमने सब डिस्कस ऑलरेडी इन डिटेल कर रखा है। तो बेटा किसी की सीएफएफ पॉजिटिव है तो बेटा मैथमेटिक्स गवाह, इनफ्लो ज्यादा होंगे आउटफ्लो से, तो इनफ्लोस क्या क्या होंगे, मतलब आपने शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, वाह वाह, तो मतलब आपके पास पैसा आया होगा ना, तो अब आप शेयर इशू डिबेंचर क्यों कर रहे होगे बेटा, इसके बहुत ज्यादा रीजन हो सकते हैं। स्टार्टअप बनाना है आपको, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, न्यू प्रोजेक्ट्स खोलने हैं, बहुत रीजन हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल भी इज वन ऑफ द रीजन। बाय इशूइंग न्यू डेट और इक्विटी the company is increasing its capital base. This can be a sign of a strong business that is able to attract new investors and lenders. बेटा कंपनी अपना, बस अभी कंपनी को कुछ बिजनेस वगैरह बढ़ाना नहीं है, कंपनी को बिजनेस भी बढ़ाना है, जैसे एक्सपैंड वगैरह कुछ नहीं करना, कंपनी को क्या करना है, उसने बस मार्केट से पैसा उठा दिया, इक्विटी से, डेट से पैसा आ गया, कैपिटल बेस बढ़ाना चाहती है। कैपिटल बेस क्यों बढ़ाना चाहती है बेटा, कैपिटल बेस ताकि जो सामने वाला इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट कर सके। बेटा सामने वाला बिजनेस अट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टर देखेगा इतनी ज्यादा इक्विटी है, बहुत ज्यादा इक्विटी है इसके पास, तो मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल है इसके पास, मतलब जितना ज्यादा कैपिटल होगा उसने उतना ही पैसा एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करा होगा, मतलब उतना ज्यादा धंधा चलता होगा, उतना ज्यादा धंधा चलता होगा, उतना ज्यादा इसका पास सेल्स करता होगा, जितना ज्यादा सेल्स करता होगा उतना ज्यादा नेट प्रॉफिट करता होगा, तो जितनी ज्यादा नेट प्रॉफिट, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अमंग इन्वेस्टर्स स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो इन्वेस्टर उस दूसरे इन्वेस्टर को बताएगा, वो उसको तीसरे को बताएगा, तो खुशखबरी मार्केट के अंदर बहुत बढ़ जाएगी, यार ये तो बहुत अच्छा धंधा है। तो इससे क्या होगा, सारे लोग पागल हो जाएंगे इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएंगी ऑल ऑफ सडन। कब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कंपनी ने तो अपने शेयर मार्केट में लिमिटेड सप्लाई निकाली हुई ना, सप्लाई इज लिमिटेड बट डिमांड इज वेरी वेरी मच, तो इससे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कंपनी की। तो आप समझ रहे हो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकती है इससे, तो स्ट्रेंथनिंग कैपिटल भी हेल्प करती है। फंडिंग ऑपरेशन, फंड करना होगा कहीं ना कहीं, इन सम केसेस कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सीएफएफ कैन बी अ रेड फ्लैग, थोड़ा रेड फ्लैग भी हो सकता है बेटा इसमें है। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू जनरेट, ये कैसे होगा अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी यहाँ पे इतना टेक्निकल नहीं लिखा है,
इफ अ कंपनी इज अनेबल टू generate sufficient cash from its core business, a negative cash flow from operating activity। अभी ये वैसा हमारा एक एनालिसिस है। सोचो किसी कंपनी का पॉजिटिव सीएफएफ है तो पागल हो जाएंगे हम, है पागल हो जाएंगे, हाँ इसका तो सीएफएफ हो गया पॉजिटिव आ गया, इसका तो बहुत पैसा है। अबे ध्यान से तो देख वो पैसा आया कहां से है, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, इट्स अ लायबिलिटी, दीज आर ऑल लायबिलिटीज। अरे आपने नो डाउट अपना शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठाया तो बेटा एट अ कॉस्ट उठाया है, ओनरशिप बेच के उठाया है, तो आपकी ओनरशिप तो निकल गई ना, और आगे जाके उनको पैसा भी तो रिटर्न करना पड़ेगा जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, डिविडेंड देना है, मार्केट का वो अपना प्रॉफिट का शेयर देना है, हर चीज तो चला गया आपका, एट व्हाट कॉस्ट। तो नो डाउट आपके पास यहाँ पे पैसा बहुत आ गया, लेकिन देखो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, धंधे से नहीं आ रहा है। मेन जिस चीज के लिए आपने अपना धंधा स्टार्ट करा था बेटा उससे भी तो आना चाहिए। किसी इसलिए कह रहा हूं किसी कंपनी का कैश फ्लो आ रहा है, बरस रहा है, पैसा बरस रहा है भाई, छाता तोड़ा है, पैसा आ रहा है, तो बेटा जरूरी नहीं है वो कंपनी नेक्स्ट लेवल है, हो सकता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा हो, एसेट बेच के आ रहा है, शेयर इशू कर करके आ रहा है, डेट से उठा के आ रहा है, लेकिन जिस चीज का मेन ऑपरेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उससे तो आ ही नहीं रहा। फर्नीचर का बिजनेस है, सोफे बेच नहीं रहे, उससे सोफे बेच के पैसा कमा, अपना फर्नीचर बेच के पैसा कमा, उससे आ ही नहीं रहा। एसेट बेच के, लोन उठा के, इन सबसे पैसा आ रहा है, तो ये पैसा तो टेम्परेरी है, कभी भी चले जाएगा, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की केस आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंटली रिलाइंग ऑन न्यू डेट स्टेट टू स्टे अफ्लोट। बेटा कब तक अफ्लोट रहेगा, कब तक अफ्लोट रहेगा? इट मे बी अ साइन ऑफ स्ट्रगलिंग और अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। ऐसे बिजनेस बहुत जल्द क्या खत्म ही हो जाएंगे जिनके कंसिस्टेंटली कैश फ्लो में ऑपरेशन नहीं हो रहे, बाकी एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। मतलब एक बिजनेस है उसका कैश फ्लो है, नेगेटिव कैश फ्लो नहीं है, पॉजिटिव कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बेटा सन्नाटा, जीरो है। तो बेटा जिस चीज के लिए तूने धंधा स्टार्ट किया था अबे उससे पैसा लेके आना, क्योंकि रेकरिंग तो वही है। अबे तूने फर्नीचर बिजनेस खोल रखा है तो फर्नीचर बिजनेस से पैसा लेके आना, फर्नीचर बेच के पैसा लाना। उसके अलावा तेरा दुनिया जहां से पैसा आ रहा है तो बेटा वो दुनिया जहां तो बहुत ही टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगी। अबे जब तेरे धंधे से ही पैसा नहीं आ रहा तो तेरा धंधा चल नहीं रहा तो तू बहुत जल्दी मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। तो इट कैन बी अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑल्सो। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है भाई सिस्टम, क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा नेगेटिव सीएफएफ, अब नेगेटिव सीएफएफ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसके ये डीमेरिट है, नहीं, इसके अपनी सिग्निफिकेंस है। बेटा नेगेटिव सीएफएफ कब होगी, अब ये देख लेते हैं। नेगेटिव सीएफएफ तब होगी जब आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो। मतलब नेगेटिव सीएफएफ तब होगी जब आपकी बेटा ये जो आउटफ्लो है ना, ये ज्यादा है, आपकी ये जो आउटफ्लो है ना, ये आउटफ्लो ये ज्यादा है किससे, इस इनफ्लो से, इससे ज्यादा है। मतलब आपका इस बार यहां पे आपका इतना कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकल रहा है कि जितना कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है वो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा है। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जितना आपका ज्यादा कैश, जितना कैश आपका निकल रहा है वो इतना ज्यादा है कि जितनी इनफ्लोज है वो इनफ्लोज बहुत कम पड़ रही है, आपका आउटफ्लो ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, ज्यादा हमारा तो ज्यादा कैश निकल रहा है। अरे लेकिन बेटा ये तो ध्यान से देखो, वो कैश निकल रहा है अच्छी बात है। अरे जैसा आपने लोन ले लिया होगा तो बेटा कभी ना कभी तो वो लोन चुकाना पड़ेगा, तो उस लोन को पे करने के लिए आपका कैश निकल गया। आप बोलोगे सर देखो कैश तो निकल गया ना, हम उस कैश को कहीं ना कहीं यूज करते। अरे बेटा वो लोन को लाइबिलिटी में दिखाओगे वो अच्छी बात है क्या, इन्वेस्टर भाग जाएगा? अरे वो जितना, अरे बिजनेस तो चाहता है यार जल्दी से जल्दी हमारी लाइबिलिटी निकल जाए भाई, तो उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपका कैश निकलेगा। हाँ तो ठीक है निकल जाए, लेकिन वो निकालना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस लाइबिलिटी को, क्योंकि बेटा आगे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, धंधे में हमारा पैसा इन्वेस्ट करो। अब अगर इन्वेस्टर देखेगा तो इसके पास इतना डेट है वो भाग जाएगा, तो इस डेट को हमको निकालना है। अरे अच्छा है ना भैया, उधारी निकलेगी, ये उधारी निकलेगी, हम एक नया उधार लेंगे, जान छूटेगी इससे। इक्विटी से अब आप बोलोगे सर इक्विटी का फिर आप क्या हवाला दोगे, इक्विटी को भी हम बायबैक कर लेंगे। अबे शेयर, पहले शेयर वालों को हमने अपना शेयर बेचा, उनसे पैसा लिया, उनसे शेयर वापस ले लेंगे, लाभ है हमारा शेयर दे। बोलेंगे अबे क्या हम कैसे देंगे तुमको शेयर, हमने पैसा देके खरीदा, तो ले अपना पैसा पकड़। तो रीपर्चेज के लिए, बायबैक करने के लिए हमारा कैश निकलेगा। तो आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा, इससे आप क्या कर लोगे? बेटा अपनी ओनरशिप बायबैक कर ली। अरे नो डाउट हमने शेयर इशू करके पैसा उठा लिया, बहुत अच्छा करा, लेकिन आपकी ओनरशिप तो चली गई ना बेटा। ओनरशिप ऐसे सस्ते में थोड़ी ना दे देते हैं। आपको शायद इसका रेलेवेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बेटा 1-1% ओनरशिप की कीमत होती है, आप उसको थोड़ा हल्के में मत लेने लगा। आप बोलोगे सर ओनरशिप ही तो चलेगा, 1% ही तो गया, 99 तो अभी भी आपके पास है पूल का, हल्के में मत लेना बेटा। ओनरशिप के लिए तो लोग पागल होती है, कंपनी अपनी बायबैक करने के लिए पता नहीं कैसे बेचारी बायबैक करती रहती है कि ओनरशिप हमारे पास आ जाए। इसका सिग्निफिकेंस है वो पार्ट 2 सेक्शन बी में पढ़ेंगे
क्या है इसका रीजन, बहुत डिटेल लॉजिक है जो मैं आपको वहां बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छी बात है ना बेटा, आप अपना शेयर वापस खरीद रहे हो, मतलब आपके पास अपनी दोबारा ओनरशिप आ रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ओनरशिप रिक्लेम कर रहे हो, ये है। तो इसके आप कुछ पढ़ लेते हैं बेटा, क्या क्या इसके वह रिटर्निंग वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स। अ कंपनी में बी यूजिंग इट्स कैश टू पे डिविडेंड्स और रीपरचेज इट्स ओन स्टॉक। स्टॉक repurchases also known as share buybacks reduce the number of outstanding share। अब मार्केट में आपके 10,000 शेयर घूम रहे थे, 2,000 आपने बायबैक कर लिए, तो अब 8,000 घूम रहे, तो आप शेयर आउटस्टैंडिंग कम हो जाएंगे ना आपके मार्केट में, विच कैन इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। बेटा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता तो बेटा देखिए, पार्ट 2 का कंसेप्ट है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है बेटा आईएसी अपॉन ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब ये क्या होता है बेटा, ये कुछ अभी इसको बहुत सिंपल फॉर्मूला में लिख दो, तो ये लो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, बस बेटा ये हो गया। आप इतने गेम में मत जाओ, ये हमारा पार्ट 2 का कंसेप्ट है, मार्केट रेशियोज के अंदर पढ़ाते हैं इसको। पार्ट 2 के सेक्शन ए के अंदर एक मार्केट रेशियो होती है, उसमें कंसेप्ट है ईपीएस का। ईपीएस दो होती है बेटा, बेसिक ईपीएस, डायलूटेड ईपीएस। ये बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। ईपीएस क्या होता है, थोड़ा फंडा समझ लेते हैं। ईपीएस मतलब एक शेयर पे इन्वेस्टर कितना कमाता है, मतलब अगर एक इन्वेस्टर एक कंपनी का शेयर खरीद लेता है, तो वो कंपनी उसको एक शेयर पे कितना कमा के देती है, बस। अब वो कैसे निकालेंगे, कंपनी के पास बेटा नेट प्रॉफिट आ गया, अभी नेट प्रॉफिट कौन खाता है, मालिक लोग खाते हैं, तो मालिक लोगों के बीच में बांट देंगे, तो नंबर ऑफ मालिक लोग है, ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब नंबर ऑफ मालिक। सोचो कंपनी के पास 10,000 मालिक हैं, अरे 10,000 शेयर होल्डर मतलब 10,000 मालिक, तो 10,000 मालिकों के बीच में बांट देंगे। सोचो कंपनी ने बेटा प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने बेटा प्रॉफिट कमाया 1 लाख का, $1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, और कंपनी के पास शेयर होल्डर कॉमन स्टॉक होल्डर है 10,000, तो बेटा 10,000 लोगों के बीच में बढ़ जाएगा 1 लाख, तो एक की झोली में कितना आया 10, तो एक शेयर पे एक शेयर होल्डर ने कितना कमा लिया, $10 कमा लिया। इसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। बाकी अगर आपको इन डिटेल समझना है तो बेटा मेरे पार्ट 2 का वो प्राइस मैंने अपना डाल रखा है ऑलरेडी, ईपीएस का एक लेक्चर मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आपको इन डिटेल इस पे थोड़ी जानकारी लेनी है तो, ठीक है। बाकी आपके सीएम पार्ट 1 की कोई रेलेवेंस में नहीं है बेटा, आपको ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ईपीएस बढ़ जाता है कैसे, अगर आप शेयर बायबैक कर लोगे तो बेटा आपके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कम हो जाएंगे, तो इतिहास गवाह जब डिनोमिनेटर कम होता है तो कोएफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है। अरे बेटा जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, सोचो यहाँ पे अभी 10,000 है, अब मैं इसको सोचो कम करके 5,000 कर देता हूं, तो बेटा इंक्रीज नहीं होगा कोएफिशिएंट, डबल हो गया, 20 हो गया। कोएफिशिएंट मतलब ये जो फाइनल आंसर आता है तो इंक्रीज हो जाता है, तो बेटा ईपीएस इंक्रीज हो जाएगी, ईपीएस इस डायरेक्ट, ईपीएस के इंक्रीज होने से एमपीएस इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होती है बेटा वो देखेंगे बाद में कभी, तो मैंने पार्ट 2 में अपना पढ़ा रखा है, तभी कह रहा हूं अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना तो पार्ट 2 में चले जाओ, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इन सब की वजह से होता है। दूसरा बेटा जरूरी नहीं है शेयर बायबैक, पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी तो एक कंसेप्ट है। अरे आपने अभी मैंने आपको समझाया ना डिविडेंड, अब इतना तो मैंने आपको बताया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज अ कैश आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो आउटफ्लो होता है, वो कैसे, क्योंकि आप डिविडेंड देते हो रिटेन अर्निंग से, और रिटेन अर्निंग्स आप कहां दिखाते हो, इक्विटी के अंदर, शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर, है ना, तो इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब जब आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड दोगे तो बेटा आपके शेयर होल्डर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अरे उस बंदे ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और आपने प्रॉफिट का शेयर उसको दे दिया, उसके तो मजा आ जाएगा ना, वो खुश हो जाएगा बेचारा, घूमेगा फिरेगा, फैमिली को लेके जाएगा, बच्चों की फीस देगा, बेटा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना, इतनी अच्छी कंपनी है, मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट करा, इसने मुझे डिविडेंड दिया, तो वैल्यू इंक्रीज करने के लिए भी आप करते हैं। रिड्यूसिंग डेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अरे हर कंपनी चाहती है भाई साहब उसका डेट जो ये बैलेंस शीट में दिख रहा है ना जल्दी से जल्दी निकले, इन्वेस्टर भाग जाता है ना डेट देख के। दूसरा एक नया डेट लेना है, जब तक कि पुराना डेट होगा कंपनी नया डेट नहीं देगी, क्योंकि ज्यादातर बैंक जो होते हैं ना जब आपका पुराना डेट चल रहा होता है वो नया डेट इतना आसानी से देती नहीं, और देती है तो ज्यादा ब्याज पे देती है, क्योंकि उन्हें पता है वो। और दूसरा इसके लिए कुछ रेशियोज निकालनी पड़ती है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज वगैरह, वो भी कैलकुलेट होती है, बहुत कंसेप्ट होता है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी निकालते हैं अपना पुराना डेट। पेइंग डाउन डेट रिड्यूसेस द कंपनी फाइनेंशियल लेवरेज एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस व्हिच कैन इंप्रूव इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा बेटा जब डेट निकलेगा तो फिर मतलब डेट निकल गया, अब ब्याज देने की जरूरत नहीं है, तो पीएनएल अकाउंट में ब्याज नहीं डालना, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो ईपीएस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मालिकों को फिर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अरे क्योंकि पहले जब हम डेट ले रखा था उसकी वजह से क्या था, हमारी बैलेंस शीट में हम पीएनएल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट भी तो डालते थे, ब्याज डालते थे, पता है ना आपको, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड अंडर पीएनएल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट, तो उससे हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। Maturity and stability. A negative CFF can be a hallmark of a business, mature business that generates strong and consistent cash flow of a positive operation. बेटा किसी कंपनी का नेगेटिव सीएफएफ हो सकता है क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्यादा पैसा नहीं उठाता, वो ऑपरेशन से ज्यादा अपना पैसा फंड करता है, तो ये तो और अच्छी बात है बेटा। इन नेगेटिव कैश फ्लो चलेगी चलेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव चलेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेगेटिव चलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेगेटिव कतई नहीं चलेगा, कतई ही नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। अगर चलेगा तो उस बिजनेस से बैकआउट हो जाना,
बैकआउट हो जाए ना बेटा। देखो लेकिन एक चांस देना, देखो एक चांस देना, वो भी डिपेंड करता है ऑन द कंपनी बेटा, डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इमोशनली होके कभी भी आपको इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग नहीं करनी होती। हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, डिसीजंस की बात कर रहे हैं। एज ए सीए में जब आप जाएंगे पढ़ेंगे तो बेटा आप एक कंसेप्ट है जो आपके सीए में यूएसए में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए था, क्योंकि एक मैनेजमेंट लेके अकाउंटेंट डिसीजन लेता है, और डिसीजन कभी भी इमोशनल होकर नहीं लेंगे बेटा। एक कंसेप्ट होता है बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो अगर आप कभी देखिए यूसीए में यूएसए के अंदर हमारा एक कंसेप्ट है, पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा एथिक्स करके, ठीक है, एथिक्स करके वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पे कहीं भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं है, जो कि मुझे ऐसा लगता है आईएमए को ऐसा सिलेबस में ऐड करना चाहिए था। सर आप क्यों ऐड करा रहे हो सर, आप अपना बताओ, पढ़ाने पे ध्यान लो सर, ज्यादा दिमाग अपना लगाओ मत सिलेबस एडिट करने में, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारा ठीक है, हम देख लेंगे आगे जाके, तो ठीक है बेटा आप सीख लेना, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि बेटा आपको चीजें समझनी चाहिए कि जब भी डिसीजन लेंगे तो ऐसा इमोशनल होके नहीं लेते। दो कंसेप्ट होते हैं इमोशनल क्वेश्चन बेटा, एक तो आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो आपको बताता है कि आप कितना आईक्यू है, चीजों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसे है आपकी। एक होता है इमोशनल क्वेश्चन, वो ये बताता है इमोशनली स्ट्रॉन्ग कितने हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हो भी या नहीं, कहीं आप चीजों को इमोशनली होकर डिसीजन लेते हो। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो देखिए, जैसे एक तो हमारा सीएमए इंडिया बेटा यहाँ पे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्सेज में है ये, एक सीमा करके पहले सीए में, जैसे बेटा आप तो सीएमए यूएसए बहुत पॉपुलर हो गया है, अगर आप एक मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, एक सीमा भी है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा। सीएमए यूएसए इतना जल्दी नहीं है कि आप बेटा बहुत जल्दी कर लेंगे, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, नॉलेज लेवल है, स्ट्रेटेजिक लेवल है उसका लास्ट, वो आपको करना पड़ेगा। अच्छे खासे 20 पेपर है उसमें शायद जो आपको करने पड़ते हैं, 13 14 पता नहीं कितने हैं, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि आप सीएमए यूएसए की तरह पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप बन गए, नहीं। लंदन का कोर्स है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो भी है, तो उसमें बेटा वो कंसेप्ट है, उन्होंने सबसे पहले लॉन्च करा इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो आप वहां पे जाके एक रीडिंग दे सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। बाकी बेटा लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए मुझे पता है सीएमए यूएसए में है नहीं, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको सीएमए यूएसए पास कराने के लिए कर ही नहीं रहा, वो तो आपका टारगेट है, मेरा टारगेट है आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाना। अच्छा है, आप जब भी लाइफ में बैठ के डिसीजन लो तो आप अच्छा डिसीजन ले सको, आपको प्रॉपर नॉलेज हो, ये मैंने आपको कराना है। अब इसी प्रोसेस में लेकिन आपका सीएमए यूएसए भी निकल जाएगा, ये है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझाऊंगा, एक कंसेप्ट लेक्चर लेके आऊंगा, वहां पर पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये हमने इन डिटेल पढ़ा बेटा। अब बिग पिक्चर पढ़ते हैं बेटा, पॉजिटिव, अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पढ़ेंगे इन विद कॉन्ट्रास्ट टू कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मतलब हो सकता है बेटा किसी कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो, लेकिन नेगेटिव सीएफओ हो, नेगेटिव सीएफएफ हो, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या इसका जजमेंट दे हम, मतलब अच्छा माने बुरा माने किसी कंपनी का बेटा। सीएफओ हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, सीएफओ मतलब ऑपरेटिंग, सीएफएफ मतलब फाइनेंसिंग। किसी कंपनी का नेगेटिव सीएफओ हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव सीएफएफ है, वो कंपनी अच्छी है बुरी है देखेंगे। किसी कंपनी का दोनों ही पॉजिटिव है, सीएफओ भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं, ये रिपीट हो गया बेटा, ये मैंने गलती से शायद रिपीट, अच्छा ये सीएफआई की बात कर रहे हैं, सीएफआई, ठीक है, सीएफआई दूसरा बेटा, दूसरा सीएफआई वो हम देखेंगे। तो अब पहला, किसी कंपनी का बेटा पॉजिटिव सीएफओ है बट नेगेटिव सीएफएफ है, कोई नहीं, अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, सारे के सारे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नेगेटिव चलेंगे, लेकिन सीएफओ नहीं चलेगा। अगर आपका पॉजिटिव है मतलब आपका धंधा तो चल रहा है ना, अरे आपका धंधा तो चल रहा है ना, पॉजिटिव में है ना, मतलब आपने जो अपना धंधा सेटअप कर रखा है, उसके बाद उससे आपका धंधा, उसके बाद आपके पास कैश इनफ्लो आती रह रही, आती आती, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका मतलब बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस चलता रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑफन द आइडियल सिनेरियो फॉर अ मैच्योर हेल्दी कंपनी। द कंपनी कोर बिजनेस इज जनरेटिंग कैश एंड दैट कैश इज यूज्ड टू पे द डेट। बेटा ये अच्छी बात है, अगर आपका पॉजिटिव सीएफएफ तो सबसे पहली बात वो तो बेटा होना ही चाहिए, और अगर नेगेटिव सीएफएफ है ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप नेगेटिव सीएफएफ मतलब आपके आउटफ्लो ज्यादा हो रही होंगी, इसका मतलब आप अपने डेट वगैरह ज्यादा ज्यादा पे कर रहे होगे, बेटा आपका डेट भी नहीं कर रहा है, लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही है, और आपके धंधे से कैश भी बरस रहा है, मेन धंधे से जिसका आपने धंधा स्टार्ट किया, तो बेटा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बेटा ऐसे सोचना, आपकी किराने की दुकान है, आपने बहुत सारा उधार ले रखा है, तो बेटा आपके पास इतना, और आपकी किराने की दुकान चल भी रही है, मतलब आपका किराने की दुकान बहुत लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो आपके पास कैश, तो अपने धंधे से आपके पास कैश आ ही रहा है, और उस कैश आप अपनी लाइबिलिटीज भी पे ऑफ कर रहे हो। तो क्या ये एक ड्रीम सिचुएशन नहीं है जो सारी की सारी न्यूली स्टार्टअप्स इमेजिन करती होंगी।
इट्स अ साइन फॉर इट्स अ साइन ऑफ अ मैच्योर हेल्दी कंपनी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो चाहते ही होगे बेटा आप भी। नेगेटिव सीएफओ, बेटा ये तो बहुत ही नाइटमेयर अगर ऐसा। और पॉजिटिव सीएफओ, बेटा ये तो बहुत बड़ा नाइटमेयर है। उसके सीएफओ, एक तो चलो नेगेटिव सीएफओ है, ठीक है, वो गड़बड़ है, चलो नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव सीएफओ कभी होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो है। ऊपर से बेटा पॉजिटिव सीएफओ है, बेटा फिर तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब ये कंपनी की हालत बहुत खराब है, ये दूसरी दूसरी जगहों से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है। बेटा नेगेटिव सीएफओ मतलब धंधे से कुछ पैसा नहीं है। इसका मतलब एक किराने की दुकान है, इसकी किराने की दुकान से मतलब इसका जो मेन धंधा है किराना का, जैसे तेल वगैरह नहीं बेच पा रहा, अपना साबुन नहीं बेच पा रहा, कुछ नहीं, इनसे इसका पैसा आ ही नहीं रहा है, नेगेटिव में पैसा आ ही नहीं रहा, बल्कि बल्कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो बेटा इसके बेचारे के पास पैसा तो है नहीं, तो बेटा अब इसको पैसा तो चलाना है, धंधा तो देना है इसको, बेटा रेंट देना कहां से देगा? इसने उधार ले लिया, तो बेटा उधार लेगा तो उधार इज कंसिडर टू बी एज अ कंसिडर अंडर अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना, कंसिडर एज अ कैश फ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो के अंदर नो डाउट इनफ्लो आ गया, तो पैसा तो आगे, लोग सोचेंगे इसके पास पैसा हो गया, देखो रेंट दे रहा है, लोगों को सैलरी दे रहा है। पीछे की स्टोरी पता ही नहीं बेटा, धंधे से कैश नहीं आया, मैंने उधार लिया तब जाके खर्चे पे करे हैं। तो बेटा पॉजिटिव सीएफएफ आ गया, क्योंकि आपने लोन ले लिया तो आपका सीएफओ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनफ्लो है ना। लेकिन बेटा आपका धंधा तो चल ही नहीं रहा, नेगेटिव में चलेगा, ये तो और बड़ी गंदी बात है, धंधा चल नहीं रहा। तो इस जो ये पॉजिटिव सीएफएफ के लिए आपने लोन लिया है, इसको कैसे पे करोगे? आगे जाके बंद हो जाएगा धंधा। This can be a major warning sign. The company isn't generating enough cash from its business and relying on external funding to cover the operations or expenses. This is common in the early stages of a startup. मैंने आपको बोला था स्टार्टअप के अर्ली स्टेजेस होते हैं, लेकिन अगर यही कंडीशन चलती रही तो बेटा वो स्टार्टअप फेल भी हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे बेटा, और ऐसा स्टार्टअप हुई भी है। बट अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ दिस कैन बी सिग्न ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और लिक्विडेशन भी हो सकती है। अब पॉजिटिव सीएफएफ है एंड नेगेटिव सीएफआई है, ये भी चलेगा, कोई नहीं चलेगा बेटा, लेकिन पॉजिटिव सीएफओ होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव सीएफआई भी दिक्कत है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए। पॉजिटिव सीएफओ का मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव सीएफओ होनी चाहिए, ये तो है ही, लेकिन बेटा नेगेटिव सीएफआई चलेगी, नेगेटिव ये वाला ये चलेगा बेटा कुछ हद तक, लेकिन नेगेटिव सीएफआई नहीं चलेगी। आप मेरी बात सुनो, सीएफआई मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटा नेगेटिव सीएफआई कब आएगी? जब आपका आउटफ्लोज ज्यादा होंगे इनफ्लो से, तभी तो नेगेटिव आएगा। और बेटा आउटफ्लोज कब होते हैं? जब आप ज्यादा परचेजेस वगैरह करते हैं, ज्यादा परचेज करते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव होना चाहिए, सीएफओ का पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। जब तक पॉजिटिव सीएफओ होगा तब तक बढ़िया है, और अच्छा ही है ना बेटा, आप जितना ज्यादा एसेट्स वगैरह खरीदेंगे, मतलब आउटफ्लो है ना, अरे मतलब ज्यादा एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदेंगे, चलेगा, अच्छी बात है। दिस कैन बी टिपिकल फॉर अ बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। बेटा अगर पॉजिटिव सीएफएफ आए, पॉजिटिव सीएफआई, अब पॉजिटिव सीएफआई कब होती है बेटा? वो नहीं चलेगा, लेकिन वो नहीं चलेगा बेटा, मैं बताता हूं। एक कंडीशन और है, मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव सीएफएफ, अच्छा ये दूसरा ही है बेटा, ये पॉजिटिव सीएफओ नहीं है, ये दूसरा कंडीशन है बेटा, छोड़ो, फिर मैं नहीं बता रहा, छोड़ो, फिर वो टेक्निकल हो जाएगा। मैंने सोचा वो सीएफओ है, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पॉजिटिव सीएफएफ की बात कर रखी है। सीएफएफ मतलब फाइनेंसिंग, मतलब आपने, अब सीएफएफ पॉजिटिव कब आता है? जब आपकी इनफ्लो ज्यादा होती है आउटफ्लो से, मतलब आपने शेयर इशू करके ये सब के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा लिया, डिबेंचर इशू करके, तो बेटा नो डाउट, लेकिन वो पैसा आया, लेकिन वो आया भी तो फाइनेंसिंग से है। तो बेटा वो जो आपने पैसा उठाया है, आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो करो। हाँ तो हमने करा ना, हमने पॉजिटिव इन्वेस्ट करा, देखो हमने सीएफआई हमारा नेगेटिव आया। बेटा कैसे नेगेटिव आता है? जब आपका आउटफ्लो ज्यादा होता है, जब आपका आउटफ्लो ज्यादा होता है इनफ्लो से, अंडर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग में बेटा आपका नेगेटिव कब आएगा? अरे जब आप खरीदोगे ज्यादा, आपकी आउटफ्लो ज्यादा होंगी इनफ्लो से, तभी तो आपका नेगेटिव में आएगा। और ये आप ज्यादा मतलब आउटफ्लो कब होता है? जब आपका पैसा निकल गया, इसका मतलब आपने ज्यादा लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे होंगे, मतलब आप ग्रोथ परस्पेक्टिव में हो। अरे बेटा आप ज्यादा एसेट्स खरीद रहे हो, मतलब आप अपना बेस बढ़ा रहे हो ना एसेट्स का, मतलब आप ग्रोथ में जा रहे हो, लेकिन इन एसेट को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कहां से आएगा? ये देखो पॉजिटिव सीएफएफ, आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा उठाया। पॉजिटिव सीएफएफ मतलब आपकी इनफ्लो ज्यादा होंगी, है ना, तो आपने ज्यादा इशू ऑफ शेयर करेंगे, इशू ऑफ शेयर करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, तो आपके पास वहां से पैसा आया, उस पैसे को लेकर देखो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ज्यादा एसेट्स खरीदोगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सीएफआई आ गई। तो बेटा पढ़ना सिखा रहा हूँ, एनालाइज करना सिखा रहा हूँ। दिस इज टिपिकल बिजनेस फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। द कंपनी इज रेजिंग कैपिटल, कंपनी रेजिंग कैपिटल कर रही है, तो पॉजिटिव सीएफएफ आ जाएगी, है ना, एंड इट्स यूजिंग टू इन्वेस्ट वही वाला पैसा हैवीली ऑन इट्स फ्यूचर बाय बाइंग द न्यू इक्विपमेंट फैसिलिटी, इससे नेगेटिव सीएफआई हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली CFF reveals management financial strategy. It shows whether the company is in a growth phase or a stable mature phase or a period of financial stress. ठीक है,
By understanding the reasons behind the cash inflows and outflows in this section, you can gain a proper insight on the company's long-term financial health and priorities. ये सारे के सारे करके बेटा मैंने आपको यही बताया, ये एनालिसिस करना सिखाया अब आपको मैंने कि किसी कंपनी के सीएफओ पॉजिटिव है लेकिन बाकी तो नेगेटिव है, तो आपको अपना कैसा डिसीजन लेना है। बेटा आपको अपना नेविगेट करना है, आपके डिसीजन चेंज हो जाएंगे। बस एक चीज को याद रखना बेटा, नेगेटिव सीएफआई नेगेटिव सीएफएफ चलेगी लेकिन सीएफओ नेगेटिव कभी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा, मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो सीएफओ आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, बाकी जितना भी हो रहा है उन सबके हिसाब से आपके डिसीजन बदलते रहेंगे और आपको कंपनी का मूड पता चल जाएगा। तो आज यहाँ पे बेटा हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है। अगली क्लास में बेटा हमारा नया ही टॉपिक स्टार्ट होगा, सारा का सारा फाइनल स्टेटमेंट्स बेटा आज हमने जाके एंड कर ही लिया। इतना डिटेल में पढ़ा बेटा, इतना डिटेल में पढ़ा कि इतना डिटेल है ही नहीं। हमने बेटा पहले पढ़ा अपना बैलेंस शीट, फिर हमने पढ़ा इनकम स्टेटमेंट, फिर हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट जिसमें हमने 4 ओसीआई डाली बेटा, है ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बहुत डिटेल में पढ़ा हमने। फिर अपना ओनर्स इक्विटी पढ़ा, फिर हमने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा, है ना, मैंने आपको बताया वो एक अलग से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असिस्टेड है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर यूएस गैप इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईएफआरएस में मानते हैं, यूएस गैप में नहीं मानते, वो पढ़ा बेटा। फिर लास्ट में जाके हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ा, इन ऑपरेटिंग पढ़ा, इन्वेस्टिंग पढ़ा, फाइनेंसिंग पढ़ा, दोनों के मेथड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग के निकालने के, हर चीज हमने इन डिटेल पढ़ी। सारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूले से मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट से बताया, डेट्स में मैंने डेट डायरेक्ट मेथड के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बताया, स्टेटमेंट मेथड से निकालना बताया, इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बताया, स्टेटमेंट मेथड बताया, लेजर्स कैसे खोलते हैं, हर चीज मैंने आपको बताई बेटा। बस इतना ही डिटेल आती है बेटा, इससे ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं आएगी, मैंने बहुत ही ज्यादा आपको डिटेल में करके बता दिया, ठीक है। अगली क्लास में बेटा हमारे पास अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हो गया, अब हमारा एक नया ही टॉपिक है बेटा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, एक लेक्चर लगेगा उसमें या ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स और बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा, जब आप कुछ रिपोर्ट्स बनाते हो उसको हम इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ जो इंटीग्रेटेड आपने रिपोर्ट्स बनाई उनको जब आप मिक्स करते हो तो उन्हीं को हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ये जो मैंने आपको पढ़ाई 5, लेकिन जब आप इसमें रिपोर्ट्स और बड़ा मिला देते हो, रिपोर्ट जैसे बेटा किसी प्रोजेक्ट आपने रिपोर्ट बनाई, आपका क्या आगे पर्पस है, कंपनी बताएगी हमें यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स बनाएगी, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाएगी, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपनी कमेंट्री देंगे, वो सब आप जब डालते हो तो उसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स। तो हम वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, जो आपको अच्छी तरह करना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल की आप कंटिन्यूस रीडिंग करते रहिए ताकि टेक्निकल नॉलेज आपको मिलती रहे, क्योंकि पेपर में तो आप बेटा आपको इंग्लिश में आएगा, लेक्चर आपको हिंदी में डिलीवर हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो जो स्टडी मटेरियल में एक टेक्निकल वर्ड है वो आपको वहां पे लिख के आना है, तभी जाके एग्जामिनर आपको उसके नंबर देगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।